हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है वह लाइब्रेरी साइंस से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। और जैसे कि बिहार लाइब्रेरियन, केबीएस, एमबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, टीआरएफ, राजस्थान लाइब्रेरियन और जितनी भी स्टेट द्वारा स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है उसके लिए भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक क्यूआर कोड दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो बैच है का नाम है जीरो टू हीरो बैच, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से लाइब्रेरी साइंस सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में ही बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें इस क्लास में हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इफ्ला, यूनेस्को, ट्रिपल आरएलएफ और आईएएस एलआईसी। इसके अगले क्लास में हम लोग इसके आगे लाइब्रेरी एसोसिएशन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सीलिप इत्यादि चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्लास शुरू करते हैं उससे पूर्व पूर्व आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने डिटेल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट लाइब्रेरी, मिडाइवल लाइब्रेरी और मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा है। फिर हम लोगों ने यूज ऑफ लाइब्रेरी एज एन इंस्टीट्यूशन भी पढ़ लिया है इस टॉपिक को। और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था। इसमें रंगनाथन के 5 लॉ, सीएलसी के लॉ, माइकल पेंजियर के द्वारा जो 5 लॉ दिए गए हैं लाइब्रेरी साइंस में, वो सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है। फिर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन तथा डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी और रिसोर्स शेयरिंग एंड कंसोर्टियम, जिसमें हम लोगों ने ओसीएलसी, आरएलजी, जारनेट, इन्फ्लिबनेट, क्लिबनेट, एडीनेट, माइलिबनेट, मिलिबनेट, इन तथ्यों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पूर्व पिछले क्लास में, जो कि क्लास 5 था, उसमें हम लोगों ने प्रोफेशनल एसोसिएशंस में आईएलए और एफजीला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सॉरी, ज्वाइंट जेओसीएलएआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इस क्लास में हम लोग इफ्ला के बारे में पढ़ेंगे। इफ्ला के बाद हम लोग इसी कड़ी में यूनेस्को के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनेस्को के बाद हम लोग ट्रिपल आरएलएफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आईएएस एलआईसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी जितने भी टर्म्स बच गए, एसएलए, एसलिब, लीजा, एलए, एएलए वगैरह, यहाँ तक हम लोग पढ़ाई आज करेंगे। इसके बाद जितने भी ये टॉपिक्स बच रही है, यूजीसी, एफआईडी, ये सब हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जेओसीएलएआई के बारे में, और उससे भी पहले हम लोग आईएलए के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इफ्ला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इफ्ला क्या होता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके कौन कौन से कार्य है, फंक्शन है, और इफ्ला द्वारा कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इफ्ला की बात करें तो जो इफ्ला की स्थापना हुई थी, हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे। इफ्ला की स्थापना 1927 में एडिनबर्ग नामक स्थान पे, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है, वहाँ पे हुई थी। और इसे 1971 में नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया था। इफ्ला की अगर वर्तमान मुख्यालय की हम लोग बात करें तो दी हेग में स्थित है। दी हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। और यह जो है दी रॉयल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड में स्थित है। तो इतना चीज आप सभी याद रखेंगे कि इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी। एडिनबर्ग, और जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे हुई थी। और 1927 ईस्वी में इफ्ला की स्थापना की गई थी, परंतु इसे 1971 ईस्वी में नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया। और वर्तमान जो जो अभी मुख्यालय है इफ्ला का, वह दी हेग में है, जो कि दी रॉयल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जो नीदरलैंड है, वहीं स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थी इफ्ला के बारे में। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इफ्ला के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो इफ्ला के प्रमुख कार्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो है सूचना के उपयोग को बढ़ावा देना और पुस्तकालय सेवा में विस्तार करना, यह प्रमुख कार्य में इफ्ला के प्रमुख कार्य में के अंतर्गत आता है। तो इसे याद रखेंगे, पूछ दी जाती है परीक्षा में कि इफ्ला के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कार्य के अंतर्गत नहीं आती है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 3 ऑप्शन तो वैसे रहेंगे जो कि इफ्ला के कार्य के अंतर्गत आएंगे, जबकि चौथा जो ऑप्शन होगा वह किसी आईएलए के कार्य जो होते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, तो उससे संबंधित हो गए, या ट्रिपल आरएलएफ के बारे में दिया रहेगा। मतलब एक जो ऑप्शन है वो अलग दिया रहेगा और आपको चुनना पड़ता है उसमें से कि कौन सा इसमें इफ्ला का कार्य है अथवा नहीं है। दूसरी बात करें तो कॉपीराइट और बौद्धिक जो संपदा के अधिकार है उसके बढ़ावा देना इफ्ला के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो होती है उसको मानक प्रदान करना भी इफ्ला का महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आती है। एफआईडी, फीड, यूनेस्को, वीपो एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्थाओं एवं संघों से जो सहयोग प्राप्त होता है वह भी इफ्ला के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वार्षिक अधिवेशन और सेमिनार का आयोजन करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेमिनार और उसकी कार्यशालाओं का आयोजन होता है वो भी कहीं ना कहीं इफ्ला के द्वारा किया जाता है। वैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आईएलए हो, इफ्ला हो या ट्रिपल आरएलएफ हो, आईएएस, एलआईसी हो, सभी अपने अपने स्तर पे वार्षिक अधिवेशन और सेमिनार का आयोजन अवश्य करते हैं। तो आइए, इफ्ला का भी यह प्रमुख कार्य होता है। लाइब्रेरी प्लान द्वारा व्यवसायों के विकास करना इफ्ला का कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि लाइब्रेरी प्लान के द्वारा एक लाइब्रेरी प्लान होता है, इसके द्वारा भी व्यवसायियों को जो है वह विकास के लिए कार्य करता है इफ्ला। तो यह इफ्ला के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि मैंने आप सभी को पढ़ाया अभी। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि इफ्ला के द्वारा कुछ प्रोग्राम भी चलाया जाता है। तो इफ्ला के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे यूनिमार्क के बारे में। तो यूनिमार्क की अगर बात करें तो यूनिमार्क का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनि से हो गया यूनिवर्सल, एम ए से हो गया मशीन और आर सी हो गया रीडेबल कैटलॉग। तो यूनिमार्क का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। और यह ग्रंथ सूची में जो है वह पहला प्रारूप है इसका जो यूनिमार्क का है वह 1977 ईस्वी में इफ्ला द्वारा मार्क प्रारूप शीर्षक से प्रकाशित प्रस्तावित किया गया था। तो इसे याद रखेंगे, यूनिमार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1977 ईस्वी में इसे बनाया गया था और इफ्ला के द्वारा बनाया गया था। और ये जो है मार्क प्रारूप के रूप में इसके शीर्षक से इसकी प्रस्तावना की गई थी। जबकि इसका दूसरा संस्करण है, यूनिमार्क का दूसरा संस्करण है 1980 में, और यूनिमार्क हैंडबुक नामक 1983 ईस्वी में तथा 1987 में यूनिमार्क मैनुअल प्रकाशित किया गया था। तो इसे याद रखेंगे कि 1977 में यूनिमार्क की स्थापना हुई थी, जबकि इसके बाद 1980 ईस्वी में इसका सेकेंड एडिशन प्रकाशित किया गया था। और 1983 ईस्वी में, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों भाइयों, याद रखेंगे इसे, 1983 में यूनिमार्क हैंडबुक प्रकाशित किया गया था, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। और 1987, ये चारों जो तिथि है जो मैंने बताया, सन 1977, 1980, 1983 और 1987, 1977 में यूनिमार्क की स्थापना हुई थी, जबकि इसका सेकेंड एडिशन जो है 1980 ईस्वी में आया था। और 1983 ईस्वी में यूनिमार्क हैंडबुक का प्रकाशन किया गया था। 1987 की बात करें तो यूनिमार्क यूनिमार्क मैनुअल की प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और यूनिमार्क सेकेंड एडिशन 1980 में, और थर्ड एडिशन की बात करें तो यूनिमार्क थर्ड एडिशन का प्रकाशन जो है 2008 ईस्वी में किया गया था। तो ये 4 प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, 5 प्रश्न अवश्य ही पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम तो पूछ दी जाएगी कि यूनिमार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे 1977 किसके द्वारा की गई थी। और उसमें ऑप्शन रहेंगे इफ्ला, आईएलए,
RRLF, IAS, LIC, मतलब कुछ भी 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक इफ्ला रहेगा जो कि सही उत्तर होगा। सेकंड आपसे पूछ सकती है कि यूनिमार्क का जो सेकंड एडिशन है कब आया था, तो 1980 ईस्वी में सेकंड एडिशन प्रकाशित की गई थी। 2008 में थर्ड एडिशन का प्रकाशन किया गया था यूनिमार्क का, इसे याद रखेंगे। और 1983 और 87 याद रखेंगे। 1983 यूनिमार्क हैंडबुक और 1987 यूनिमार्क मैनुअल का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी इन तथ्यों को समझे होंगे। आप सभी से आग्रह भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी जो नई क्लासेज आए उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों के बीच इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। अब हम लोग यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूबीसी जो है उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, और इसका गठन 1970 के दशक में किया गया था। और यूबीसी जो है इसका भी गठन में इफ्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ्ला इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, जो आईएपी जिसे हम लोग कहते हैं, वह शुरू किया गया था। इफ्ला का ही एक प्रोग्राम है जो कि 2016 से शुरू किया गया था। 2016 से शुरू किया गया था और यह एक प्रकार का जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, और इफ्ला के द्वारा लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है। तो इफ्ला जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका प्रमुख कार्य क्या है, जो दुनिया भर में, इसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जो इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका जो प्रमुख प्रोग्राम है एक प्रकार का, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, दुनिया भर के पुस्तकालय संघों, साझेदार संगठनों और पुस्तकालय जो पेशेवर होते हैं वह साथ मिलकर काम करे, यही इसका प्रमुख कार्य और इसका उद्देश्य होता है इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो जहाँ तक हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने इफ्ला के बारे में पढ़ा और अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी हासिल की है। वैसे इफ्ला के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी आगे पढ़नी है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इफ्ला के बारे में और भी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। फिर 1977 में इसे नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया था और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है हेग में है, जो कि दी रॉयल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड में स्थित है। ये सब हम लोग ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने इफ्ला के प्रमुख कार्य जो पढ़ा और इसमें ये जो प्रमुख जो कार्य थे मैंने आप सभी को बताया। फिर इफ्ला के कुछ प्रोग्राम है जैसे कि यूनिमार्क है, यूबीसी है और इफ्ला इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम जिसे आईएपी कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह मैंने बताया कि जो कि दुनिया भर में जितने भी पुस्तकालय उसके संघ हैं, जैसे पुस्तकालय संघ में आ जाएंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन आ जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आ जाएगा, जो कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है अमेरिका में है। और, और लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो ब्रिटेन का है। लाइब्रेरी एसोसिएशन का ही नाम बाद में बदलकर सिलिप कर दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और फिर हम लोगों ने इफ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैंने उद्देश्य बता रहा था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पुस्तकालय संगठन है या संघ है उसको सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि पुस्तकालय का और भी विकास हो सके। तो ये हम लोगों ने अभी इफ्ला के बारे में जानकारी हासिल की। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इफ्ला के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है और सर्वप्रथम प्रथम डायरेक्टर कौन थे। तो ये आप लोग गूगल करके इसकी जानकारी हासिल करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखिए अब दोस्तों हम सभी पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का बात करें हम लोग तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना है 1946 में की गई थी। पीजीआई जो होता है इसका गठन 1976 में की गई थी और पीजीआई का मतलब होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यूनेस्को का कार्य क्या है, क्या भूमिका है, वो सभी चीज़ें भी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो पीजीआई जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी
और इसका जो निर्माण है यूनेस्को के दो भाग थे, ठीक है, जिसमें एक तो सूचना विभाग था और एक था प्रलेखन विभाग। तो दोनों को मिलाकर सूचना विभाग, जो यूनेस्को का सूचना विभाग था, और यूनेस्को का ही एक प्रलेखन विभाग था, इन दोनों को ही मिलाकर पीजीआई का गठन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो इन तथ्यों को याद रखेंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछी जाए कि पीजीआई का गठन कैसे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, तो पीजीआई का तो गठन 1976 ईस्वी में की गई थी। इसमें किसकी प्रमुख भूमिका है, तो यूनेस्को की है। और यूनेस्को के ही दो भाग, एक सूचना विभाग और दूसरा प्रलेखन विभाग, इन दोनों को मिलाकर पीजीआई का गठन किया गया, इसे आप सभी याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को की भूमिका। आखिरकार यूनेस्को की क्या क्या भूमिका होती है, वो चीजें हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम फर्स्ट जो है वह है यूनिसिस्ट कार्यक्रम का आयोजन करना, ठीक है। इसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, समझाऊँ, तो यूनिसिस्ट कार्यक्रम जो है वह 1971 ईस्वी से शुरू किया गया है, क्योंकि यूनेस्को का गठन हुआ है 1976, परंतु यूनिसिस्ट कार्यक्रम का जो आयोजन है वह 1971 ईस्वी से हो रहा है। और यूनिसिस्ट जो एक प्रकार का वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम है, जो कि मैं बोल रहा हूँ, आप सभी इसे नोट करके रखेंगे। वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के भी नाम से यूनिसिस्ट को जाना जाता है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो व्यापक कार्य क्या है, इसका जो उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना तक सभी देशों की पहुंच सुनिश्चित करना। इसके क्या उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करें यूनिसिस्ट कार्यक्रम की, तो इसका जो उद्देश्य है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना तक, तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य है वह है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना तक सभी देशों की मतलब पहुंच होना यूनिसिस्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके लिए व्यापक तौर पर जो है सूचना प्रणाली विकसित करना इसका कार्य होता है। सूचना जो होता है उसका नीति का विकास करना होता है, सूचना नीति का। एवं जो विभिन्न संस्थान होते हैं, अलग अलग संस्थान होते हैं, उनको एक साथ कुशलता से जोड़ना, मतलब एक मंच पे लाना, और कुशल मानव संसाधन का विकास आदि इसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यूनिसिस्ट कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिसिस्ट कार्यक्रम का जो दूसरा नाम है वह है वर्ल्ड साइंटिफिक। मैं यहाँ एक बार लिखा देता हूँ ताकि आप सभी को याद रहे। वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, इसे आप सभी नोट कर लेंगे। इसका एक दूसरा नाम ये है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य की बात हम लोगों ने की कि वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना तक सभी देशों की पहुंच होना यूनिसिस्ट कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य था। और इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि सूचना प्रणाली को विकसित करना, राष्ट्रीय सूचना नीति का विकास करना, और जो विभिन्न संस्थान है उनको आपस में जोड़ना। जैसे कि अगर INIS है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन इसी का एक भाग भारत में पूछा जाए कि कौन सा है, तो बार्क जो कार्य करता है इंडिया में, वह इसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इन दोनों को एक मंच पर लाया गया है। तो उसी प्रकार से मतलब विभिन्न संस्थान जो होते हैं अलग अलग, उसको आपस में जोड़ना, कुशल मानव संसाधन का विकास आदि करना, वह यूनिसिस्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। आशा करते हैं कि अब अभी तक मैंने जो तथ्य आप सभी को समझाए हैं वो सभी समझे होंगे। अब हम लोग आगे पीजीआई के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। वैसे मैंने यहाँ भी बताया कि पीजीआई का जो फुल फॉर्म होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और इसका जो है सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग, जो कि यूनेस्को के दो भाग होते हैं, उन दोनों को मिलाकर पीजीआई का गठन किया गया था 1976 में, ठीक है। तो पीजीआई के बारे में तो मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जो कि क्या बोलते हैं यूनेस्को का ही एक भाग है, और इसके कार्य हैं यूनेस्को के कार्य के अंतर्गत ही ये सभी आती हैं। तो पीजीआई के बारे में तो मैंने आप सभी को बताया कि इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और यह जो है यूनेस्को के दो भाग होते हैं, उसको मिलाकर पीजीआई का गठन किया गया, ठीक है। तीसरा जो है पुस्तकालय प्रलेख तथा अभिगारों
की सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, यह भी यूनेस्को का कार्य होता है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का निर्माण किया जाता है। मुख्यतः लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए के क्षेत्र में एक घोषणा पत्र होता है, उसे यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और यूनेस्को द्वारा जो है विश्वविद्यालय तथा जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं उसके विकास हेतु संगोष्ठी जो होता है, संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है तथा तकनीकी सहायता जो होती है वह उन्हें प्रदान की जाती है। कुछ यूनेस्को द्वारा अनुदान भी दिया जाता है ताकि वे अपने पुस्तकालय हेतु कार्य कर सके। और शोध कार्य जो होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उसके बढ़ावा देने के लिए तत्परता से कार्य करता है। ठीक है। और वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र को भी सहायता प्रदान करता है। जो वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र होता है, वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र उसे सहायता पहुंचाने का कार्य करता है यूनेस्को। तो ये तीसरा कार्य हो गया। फर्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे यूनिसिस्ट के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिसिस्ट क्या होती है। फिर हम लोगों ने पीजीआई के बारे में पढ़ा, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तीसरा जो कार्य होता है यूनेस्को की जो प्रमुख भूमिका होती है पुस्तकालय के विकास में। हालांकि यूनेस्को की और सभी विषयों में भी योगदान होती हैं, परंतु हम लोग चूंकि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं और हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या भूमिका है यूनेस्को की उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। जिसमें कि पुस्तकालय प्रलेख अभिगारों की सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, ये महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा, इसका जो सार्वजनिक व पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है उसका प्रकाशन करता है। ठीक है। और इसके लिए वह संगोष्ठी आयोजन करता है, तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं अथवा सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं जिसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, और जो विश्वविद्यालय और उसके द्वारा जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं उसके लिए अनुदान देने का कार्य भी करते हैं। शोध कार्य को बढ़ावा मिले ऐसा इनका कार्य होता है। और वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र को भी सहायता प्रदान करने का कार्य इसको द्वारा किया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वह है पुस्तकालय प्रलेखन तथा अभिगारों से संबंधित सेवा प्रदान करना। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः यह क्या है कि इफ्ला और एफआईडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये दोनों, इफ्ला मान लीजिए एक संगठन है और एक एफआईडी संगठन है, तो ये दोनों मिलकर सेवा प्रदान करें, उसके लिए जो पुस्तकालय प्रलेखन और अभिगारों से संबंधित सेवा प्रदान करने का कार्य जो यूनेस्को का होता है। और यह जो सेवा होता है वह क्षेत्रीय स्तर पे भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। तो इस चीज को भी आप सभी समझ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। पांचवा जो बात हम लोग करें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का भी कार्य, जैसे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण हम लोगों ने पढ़ा इफ्ला द्वारा भी होता है। तो इफ्ला द्वारा तो होता ही है, साथ साथ में जो यूनेस्को जो एक प्रकार का संगठन है तो वह भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हमेशा कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय पुस्तक प्रणयन केंद्र स्थापित करना। तो क्षेत्रीय पुस्तक प्रणयन केंद्र का स्थापना करना, इसके मतलब हुआ कि जो यूनेस्को होता है और इसके जो सदस्य देश होते हैं उसके सहयोग से अनेक पुस्तक प्रणयन केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है वह है सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का विकास करना। तो अगर हमें सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो जैसा कि शुरू शुरू में क्या होता था कि रेडियो के द्वारा सूचना का प्रकाशन किया जाता था। फिर मोबाइल फोन आया, टेलीफोन आया जो कि तार के माध्यम से सूचना का संप्रेषण होता था। फिर 2G आया जो कि टावर लगता था और मोबाइल फोन का हम लोग सेल फोन का प्रयोग किए। फिर 3G आया, फिर 4G आया और अब 5G चल रहे हैं, और किन्हीं किन्हीं देश में 6G भी लॉन्च हो चुका है। तो देखिए तकनीक जो सूचना के प्रसार के लिए तकनीकों का भी विकास हुआ कि नहीं। पहले रेडियो से सूचना पहुंचाया जाता था, फिर टेलीफोन जो तार वाला तार के माध्यम से
सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। फिर टेलीफोन आया जिसमें तार वगैरह का झंझट खत्म हो गया, डायरेक्ट टावर के माध्यम से सीधा आदमी को सूचना प्रकाश हो जाता है। फिर 3G आया जिससे कि और भी तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। 4G जब से लॉन्च हुआ तब से हम लोगों ने यूट्यूब पे, जैसे कि आप लोग की मुफ्त क्लास पढ़ सकते हैं, यूट्यूब का बहुत मतलब प्रचार प्रसार हुआ। और 5G अब चूंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और सूचना के प्रसार में तकनीकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुई। और इसके लिए जो कि पुस्तकालय जो होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं अथवा विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं, उसके विकास हेतु उसके सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का विकास करने में यूनेस्को का काफी बड़ा योगदान रहा है। तो ये 7 फैक्ट्स हो गए। और 8 नंबर जो फैक्ट्स हैं वह है सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना। सार्वजनिक पुस्तकालय की जहाँ भी स्थापना होती है, जैसे कि हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया भारत के संदर्भ में, तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी जो स्थापना है वह 1951 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो स्थापना में यूनेस्को का बहुत ही बड़ा योगदान, अहम योगदान रहा है। इसी की सहायता से, यूनेस्को के ही सहयोग से जो है दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। इसे आप सभी याद रखेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का आदान प्रदान तथा प्रकाशन करना। ये एक फैक्ट्स है जो कि यूनेस्को के महत्वपूर्ण कार्य एवं उसके उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होते हैं, मान लीजिए भारत में कोई चीज़ों का प्रकाशन हुआ, फिर अमेरिका में हुआ अथवा ब्रिटेन में हुआ, तो उसके जो प्रकाशन होते हैं वो एक दूसरे को आदान प्रदान हो, एक दूसरे को सूचना पहुंचाई जाए ताकि पूरे विश्व का भला हो इससे। तो उसके लिए जो है यूनेस्को हमेशा कार्य करता है। उसके लिए यूनेस्को जो है इंफॉर्मेटिक्स का प्रकाशन करता है, इंफॉर्मेटिक्स। और साथ ही वह एक जो है यूनिसिस्ट, यूनिस्टिस्ट न्यूज़लेटर, यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर का भी प्रकाशन जो है वह यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ताकि लोगों तक एक एक देश से दूसरे देशों की अपनी अपनी प्रकाशन की जो सूचना है वह मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। और यूनेस्को के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना, और उसको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना मैंने एग्जाम्पल दिया था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। तो हम लोग इन यूनेस्को के महत्वपूर्ण कार्य में पढ़ेंगे, तो जिसमें जो है कि दिल्ली जो पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसकी स्थापना 1951 ईस्वी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी। यूनेस्को के और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का जो महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ और आप सभी नोट कर लें। ये तो फर्स्ट हो गया यूनेस्को का कार्य, जो कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय जो है उसकी स्थापना। सेकंड जो है 1952 ईस्वी में, 1952 में इंसडॉक की स्थापना भी जो हुई थी, इंसडॉक की स्थापना हुई थी। उसमें जो है यूनेस्को के बहुत सहयोग रहा था। साथ ही यूनेस्को द्वारा 1955 ईस्वी में, ईयर वाइज मैं बताता हूँ, 1955 ईस्वी में एक सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार का आयोजन आयोजन किया गया था, जो कि उसका शीर्षक अगर पूछा जाए तो शीर्षक था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन एशिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जो शीर्षक था 1955 ईस्वी में जो यूनेस्को द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, उसका शीर्षक था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया। ठीक है, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया। चौथे की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है कि निषाद की जो स्थापना हुई थी, निषाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों कि इंस्डो की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके ऑप्शंस भी रहते हैं ILA। तो आपको तो लगेगा कि इंस्डो जो है इंडियन है तो ILA होगा, ठीक है, या इसके ऑप्शन रहेंगे इफला और फिर यूनेस्को, और एक मान लीजिए रहेगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो आप या तो ILA मार देंगे ऑप्शन में या नॉन ऑफ दीज मार देंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा, क्योंकि यह यूनेस्को के ही महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आती है, जिसमें कि इंसडो की स्थापना 1952 में हुई थी।
1955 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा ही सेमिनार का एक आयोजन किया गया था, जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया। ठीक है। चौथी जो है निसात की स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में, और यह जो है यूनेस्को के ही सहयोग से किया गया था। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप सभी याद रखेंगे। और एक चीज़ और भी याद रखेंगे यहाँ पे कि जो निसात की स्थापना हुई थी, इसमें एक थे डॉक्टर पीटर लेजर। डॉक्टर पीटर लेजर, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1972 ईस्वी में। क्या प्रस्तुत की थी? तो रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी, और उसी के आधार पर जो है निसात की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, क्योंकि अगर पूछ दिया जाए कि निसात की स्थापना किसके रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, तो आप सभी याद रखेंगे कि डॉक्टर पीटर लेजर जो है, डॉक्टर पीटर लेजर 1972 में जो की अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, और उसी के आधार पर निसात की स्थापना की गई थी। फिर हम लोग बात करें निसात के और क्या कार्य हो सकते हैं, तो पांचवा अगर हम लोग देखें तो यूनेस्को द्वारा जो है बुक कूपन स्कीम की शुरुआत की गई थी। बुक कूपन स्कीम। तो बुक कूपन स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1948 में यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम लोग आगे देखें, सिक्स अगर बात करें तो यूसीसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। तो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में यूनेस्को के ही सहयोग से किया गया था। ठीक है। यूनेस्को के द्वारा ही आप लोग सीडीएस आईएसआईएस के बारे में भी पढ़े होंगे, जो कि आईएसओ प्रदान किया जाता है। तो आप लोग सीडीएस आईएस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। यूनेस्को द्वारा सीडीएस आईएसआईएस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था, जो कि इसका विकास 1985 में किया गया था। ठीक है। और इसका ही सीडीएस आईएसआईएस का जो विंडोज वर्जन, ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि इसी का विंडोज जो वर्जन होता है वह कब इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका जो विंडोज वर्जन है उसका नाम जो होता है विनिसिस हो जाता है। ठीक है। विनिसिस हो जाता है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में, 10 साल बाद। तो इसे आप लोग याद रखेंगे ना, सीडीएस आईएसआईएस की जो स्थापना हुई थी वह यूनेस्को के द्वारा ही किया गया था 1985 में, और इसके विंडोज वर्जन को क्या कहा जाता है? तो विनिसिस कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी विनिसिस की? तो 1995 में की गई थी। ठीक है। टेस्टिंग किया गया था इसका, 1995 में टेस्टिंग किया गया था दरअसल, और 1998 जो है 1998 में तो पूर्ण रूप से इस समय इसको मतलब लॉन्च किया गया था। पूर्ण रूप से कब लॉन्च किया गया था? तो 1998 में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो मैंने कितना सारे फैक्ट्स बता दिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनिसिस्ट के बारे में मैंने आप सभी को समझाया, पीजीआई के बारे में समझा दिया। उसके बाद दिल्ली जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वह 1951 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो वह भी यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ही स्थापित किया गया था, ये मैंने बताया। फिर आप सभी को बताया कि इंस्डॉक की जो स्थापना है वो 1952 ईस्वी में यूनेस्को के ही सहयोग से किया गया। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि 1955 ईस्वी में सेमिनार का एक आयोजन किया गया था, जिसका शीर्षक था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया। तो देखिए दोस्तों, आप सभी से आग्रह भी है कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, उसको अगर आप सभी अच्छे से पढ़ते हुए नोट्स अगर बनाते चले अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, तो आप सभी को और भी ज़्यादा बेनिफिट प्रदान हो सकती है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा निसात के बारे में। निसात के बारे में क्या पढ़ा कि इसकी 1977 में स्थापना हुई थी, और यूनेस्को की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो डॉक्टर पीटर लेजर थे, उन्होंने एक अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है निसात का स्थापना किया गया था। और किसके रिपोर्ट के आधार पर किया गया था पूछा गया, तो डॉक्टर पीटर लेजर 1972 ईस्वी में एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उसी के आधार पर 1977 यानी 1977 ईस्वी में निसात की स्थापना की गई थी। बुक कूपन स्कीम के बारे में भी लॉन्च किया गया था। बुक कूपन स्कीम जो है वह यूनेस्को द्वारा लाया गया था 1948 ईस्वी में। यूसीसी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 में आया था, और यह यूनेस्को के महत्वपूर्ण कार्य में से एक है।
CDS ISIS के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, परंतु इसके विंडोज वर्जन का भी दिया गया, जिसको हम लोग विनिसिस के नाम से जाने जाते हैं। और इस पर कार्य जो है 1995 में शुरू हो गया, परंतु 98 यानी 1998 ईस्वी में लॉन्च हो गया। तो इसके बाद भी अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे जो चीजें थी मैंने बता दिया। बुक कूपन स्कीम की शुरुआत 1948 में की गई थी। यूसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी में की यूसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी में की गई थी, ये मैंने बताया। सीडीएस आईएसआईएस का स्थापना कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था, परंतु इसका विंडोज वर्जन जो है, विंडोज वर्जन जो है वह मिनिसिस के नाम से जाना जाता है। विनिसिस के नाम से जाना जाता है। 1995 से कार्य शुरू हुआ और 1998 में पूर्णतः लॉन्च किया गया। ठीक है, इतने चीजें मैंने आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ग्रीन स्टोन जो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह यूनेस्को और यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकेटो जो कि न्यूजीलैंड में है, इसके सहयोग द्वारा ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है उसकी स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग GSDL के भी नाम से जाने जाते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GSDL के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें एक जो है यूनेस्को है और एक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो न्यूजीलैंड में अवस्थित है। तो ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टीनफो। तो सर्वप्रथम जो स्टीनफो है, इसका तो आप सभी फुल फॉर्म याद कर लें, ये महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। क्योंकि यह बड़ा इसका फुल फॉर्म है, तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछी जाए, तो इसका फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे। स्टिन्फो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। और इस यह एक प्रकार का क्या होता है, तो नेटवर्क है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेस्को द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना जो है 1984 ईस्वी में की गई थी। तो स्टिन्फो के बारे में ये जान जाएंगे कि इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। और इसकी स्थापना 1984 स्थापना वर्ष महत्वपूर्ण है, इसे आप सभी याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना की गई थी किसके सहयोग से की गई थी, तो यूनेस्को के सहयोग से की गई थी, यानी कि यूनेस्को के द्वारा ही किया गया था, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एपीनेस। तो एपीनेस की फुल फॉर्म होती है क्या, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस। एपीनेस जैसे लिखा हुआ है, तो ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, इसका गठन किया गया है, तो यह यूनेस्को के द्वारा ही बनाया गया है। और इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा की गई है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना है 1986 में की गई थी, तो इसे याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके पीछे स्टिन्फो, STINFO। और स्टिन्फो के बारे में हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म पढ़ा, जो कि होता है एशिया सॉरी रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा फुल फॉर्म है और मैंने पिछले स्लाइड में लिखवा दिया हूँ, तो इसे एक दो बार देखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगी। और इसकी स्थापना स्टिन्फो की 1984 में हुई थी। और स्टिन्फो के बाद जो है एपीनेस है, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी क्या कार्य होती है, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं कि जो एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस, यानी कि यह सोशल साइंस से संबंधित है। फुल फॉर्म से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि एपीनेस किस क्षेत्र में कार्य करती होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे CCF के बारे में। CCF जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, और इससे संबंधित किसी न किसी पिछले वर्ष के प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न में अवश्य पूछी जाती है। तो CCF की बात करें तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होती है। और इसका जो प्रकाशन होता है, प्रथम प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी जो प्रकाशन हुआ था 84 के बाद 1988, और फिर 1992 ईस्वी में तृतीय संस्करण इसका थर्ड मतलब प्रकाशन हुआ था। तो ये तीनों ही वर्ष आप सभी याद रखेंगे कि CCF का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। 1984 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी।
यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो सेकेंड दूसरा प्रकाशन है वह 1988 ईस्वी में, और तीसरा प्रकाशन 1992 ईस्वी में, यानी 4-4 साल का गैप है। तो आप सभी याद रखेंगे कि 1984, 88, 92। ठीक है। यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल का भी गठन किया गया था। अगर आपसे पूछ दी जाए कि यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह क्या है, एक प्रकार का क्या है, इसमें आपको ऑप्शन पहला दे दिया जाए कि यह एक प्रकार का डायरेक्टरी है, या आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। इसके ऑप्शन देखिए कैसे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखा हूँ और बनाया हूँ, और अगले आने वाले कुछ समय में मैं प्रीवियस ईयर क्लास के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आपसे पूछी जाएगी कि यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल का गठन, तो बाद में मैं बताऊंगा। यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह क्या है। तो यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल क्या है, ऑप्शन ए में देगा डायरेक्टरी, बी में दे देगा ट्रेड बिब्लियोग्राफी, सी में आपको दे देगा डिक्शनरी, और फोर्थ ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा, जैसे कि एटलस दे देगा कि क्या एक प्रकार का एटलस है, या दे देगा कि क्या यह बायोग्राफी है। बायोग्राफी भी ऑप्शन में दे सकता है, इससे थोड़ा मिली जुली है। तो यह जो है यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल है, यह एक प्रकार का डायरेक्टरी है। तो इसे आप सभी याद रखेंगे क्या है, डायरेक्टरी है। और इस पोर्टल का गठन कब किया गया था, गठन तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था, चूंकि यहाँ यूनेस्को नाम लगा हुआ है यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल। हालांकि गठन कब हुआ था तो इसे याद रखेंगे कि 2001 ईस्वी में यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल का गठन किया गया था। यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह एक प्रकार का डायरेक्टरी है। याद रखेंगे, आशा करते हैं दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, और समझ में भी आ रही होगी मेरी क्लास। और दोस्तों आग्रह है आप सभी से कि अगर मेरे क्लास को देख रहे हैं और अच्छी लग रही है कंटेंट, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी कंटेंट्स तैयार करने में बहुत समय लगता है और बड़ी मेहनत लगती है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर कर मेरी मनोबल को बढ़ाएंगे। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की बात करें, तो जो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता है इसके द्वारा जो है एक माइक्रो फिल्म यूनिट की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। तो इस फैक्ट्स को भी आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज आप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में मैंने बताना भूल गया हूँ, या हो सकता है अगला स्लाइड में हो। जी हाँ है, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के बारे में। तो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की बात करें तो यह जो है यूनेस्को, और साथ में ही यूनेस्को के साथ जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, याद रखेंगे लाइब्रेरी ऑफ CONGRESS, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सहायता से वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। और पूछ दी जाए कि यह स्थापना कब की गई थी, तो जो इसकी स्थापना है 21 अप्रैल 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह क्लास अच्छी लग रही होगी। और एक बार मैं आप सभी को रिकैप करा देता हूँ। रिकैप का मतलब हुआ कि मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने हम लोगों ने यूनेस्को के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ से यूनेस्को हम लोगों ने पढ़ा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म जो होती है वह होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो 1946 यानी 1946 ईस्वी में हुई थी। और इसी के द्वारा यूनेस्को के द्वारा पीजीआई का भी गठन किया गया था। पीजीआई का जो गठन है वह 1976 ईस्वी में की गई थी। पीजीआई का फुल फॉर्म जो होता है वह जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है। और पीजीआई की जो स्थापना हुई थी वह मैंने बताया कि एक सूचना विभाग होता है और प्रलेखन विभाग होता है, जो कि यूनेस्को के ही दो विभाग होते हैं, दो भाग होते हैं। और इन्हीं दो भागों को मिलाकर पीजीआई का गठन 1976 में किया गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यूनेस्को की क्या भूमिका है। तो हम लोगों ने यूनिसिस्ट के बारे में पढ़ा। यूनिसिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो दूसरा नाम है उसे हम लोग वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है वह है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना तक सभी देशों को पहुंच होना। इसके लिए यह क्या करती है, तो सभी जो संगठन है उसको एक प्लेटफॉर्म पर संगठित करती है, सूचना प्रकाशन में सहयोग करती है, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये यूनेस्को द्वारा किया जाता है। फिर हम लोगों ने
जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसे पीजीआई, जिसको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पुस्तकालय प्रलेख अभिगारों एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना भी यूनेस्को का ही एक कार्य के अंतर्गत आती है, जिसमें कि यूनेस्को के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया जाता है, संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है तथा अनुदान एवं शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, और वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र की भी सहायता प्रदान की जाती है। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग देखेंगे कि पुस्तकालय प्रलेखन तथा अधिकारों से संबंधित सेवा प्रदान करना यूनेस्को के प्रमुख कार्य हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, यह भी यूनेस्को का कार्य हम लोगों ने पढ़ा और पूरी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ। क्षेत्रीय पुस्तक प्रमाणन केंद्र स्थापित करना भी यूनेस्को के कार्य के अंतर्गत आते ही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का किस प्रकार विकास हुआ और इन तकनीकों के विकास में यूनेस्को की क्या भूमिका रही, जो कि पुस्तकालय के लिए। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के तहत पढ़ा खुद ही अपने देश में, भारत में, जैसे कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूनेस्को के द्वारा किया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का भी आदान प्रदान होता है, जिसमें इंफॉर्मेटिक्स और यूनिसिस न्यूज़लेटर का प्रकाशन जो है वह यूनेस्को द्वारा किया जाता है। फिर हम लोगों ने यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी देखे, जिसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना देखी, इंस्डो की स्थापना जो कि 1952 में हुई थी। फिर एक सेमिनार का आयोजन जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया, जो कि 1955 में यूनेस्को द्वारा किया गया था। निसात की स्थापना 1977 ईस्वी में, जो कि डॉक्टर पीटर लेजर की जो रिपोर्ट है जो कि 1972 में प्रस्तुत की गई थी, उसके ही आधार पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा निसात की स्थापना की गई थी। फिर हम लोग पढ़े कि यूनेस्को द्वारा बुक कूपन स्कीम 1948 में लाया गया। उसके बाद यूसीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फिर हम लोगों ने सीडीएस आईएसआई के बारे में पढ़ा कि इसकी तो स्थापना यूनेस्को द्वारा 1985 ईस्वी यानी 1985 में की गई थी, परंतु इसका जो विंडोज वर्जन है उस पर कार्य जो है, विंडोज वर्जन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो तो यूनिसिस होती है, और इसका जो 1995 में कार्य शुरू हुआ और 1998 ईस्वी में लॉन्च किया गया। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि ग्रीन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जिसे जीएसडीएल कहा जाता है, वह जो है यूनेस्को और यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो जो कि न्यूजीलैंड में अवस्थित है, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया। और एस्टिन्फो के बारे में पढ़ा, इसका फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे, और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। फिर हम लोगों ने एपीनेस के बारे में पढ़ा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग सोशल साइंस, और यह यूनेस्को के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था और 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा सीसीएफ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये यूनेस्को द्वारा बनाया गया और इसका जो पहला संस्करण है 1984 में, फिर इसका दूसरा जो है 1988 में, और थर्ड जो प्रकाशन है वह 1992 ईस्वी में किया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल के बारे में। तो यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल क्या है, जैसे कि मैंने ऑप्शंस के द्वारा बताया कि क्या है, कि डायरेक्टरी है, फिर बिब्लियोग्राफी है, डिक्शनरी है अथवा बायोग्राफी है। तो यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह एक प्रकार का डायरेक्टरी होता है, और इसका जो गठन है वह 2001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता जो है यूनेस्को द्वारा माइक्रोफिल्म यूनिट की स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। फिर वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई थी, जो कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा मिलकर 21 अप्रैल 2009 ईस्वी में किया गया था। तो यूनेस्को के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, और कंटेंट देख कर लग रहा होगा कि नहीं, कंटेंट में दम है। तो अगर ऐसा लग रहा है आप सभी को, तो आप सभी से पुनः आग्रह है कि हमारे इस चैनल को, जो कि कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो कि पूर्णतः निःशुल्क आप सभी को पूरी जो यूनिट वाइज है वह क्लास तैयार करके देती है, तो इस चैनल को अवश्य ही एक बार सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ट्रिपल आरएलएफ के बारे में। ट्रिपल आरएलएफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है, और यह जो है
संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसे आप सब याद रखेंगे। इसकी स्थापना जो है 22 मई 1972 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना ट्रिपल आर एल एफ की भारत में ही हुई थी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 22 मई 1972 ईस्वी में हुई थी। और मुख्य बात अगर इसकी हम लोग करें तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और अगर इसकी केंद्रीय कार्यालय के बारे में हम लोग बात करें तो वह साल्ट लेक कलकत्ता में एक स्थान है। कोलकाता में स्थान है इसका। केंद्रीय कार्यालय अवस्थित है ट्रिपल आर एल एफ का। और इसका जो अध्यक्ष होता है, अगर आपसे पूछ दी जाए कि ट्रिपल आर एल एफ का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो ट्रिपल आर एल एफ होता है उसका अध्यक्ष जो होता है संस्कृति मंत्री होता है अथवा इसका प्रतिनिधि होता है। संस्कृति मंत्री होता है अथवा इसके प्रतिनिधि जो होते हैं वह ट्रिपल आर एल एफ के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप जान गए। इसके कुछ ट्रिपल आर एल एफ होती है, उसकी एक कार्य समिति होती है। तो इसके कार्य समिति में अगर आपसे पूछ दी जाए कि कितने सदस्य होते हैं, तो इसकी कार्य समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसे आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, और ये इसका जो पंजीकरण हुआ था ट्रिपल आर एल एफ का, अगर पंजीकरण पूछ लिया जाए, ट्रिपल आर एल एफ का पंजीकरण कब हुआ था या किसके द्वारा हुआ था, तो वह वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा हुआ था। वेस्ट बंगाल ट्रिपल आर एल एफ का जो पंजीकरण है वह वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसके द्वारा हुआ था। और इसका जो वित्तीय सहायता जो है वह भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता की बात करें हम लोग, ट्रिपल आर एल एफ को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करती है, तो वह भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, इतना फैक्ट्स था जो कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में था। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना 22 मई 1972 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और इसकी जो केंद्रीय क्षेत्रीय जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय वह साल्ट लेक कलकत्ता में है। ट्रिपल आर एल एफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो संस्कृति मंत्री अथवा इसके प्रतिनिधि होते हैं जो कि इसके द्वारा ही नियुक्त किए गए होते हैं। और इसकी एक कार्य समिति होती है। कार्य समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ट्रिपल आर एल एफ का पंजीकरण जो है वह वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा हुआ था। और इसकी जो वित्तीय सहायता है वो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। आगे जो है ट्रिपल आर एल एफ के उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो इसके प्रमुख उद्देश्य है DYRC का गठन करना। DYRC का गठन करना यानी डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर को बढ़ावा देना, ताकि अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया कि ये जो ट्रिपल आर एल एफ है उसका जो प्रमुख उद्देश्य जो होता है वह जो होता है कि भारत में जितने भी सार्वजनिक के पुस्तकालय हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास हेतु यह तत्पर रहता है हमेशा और सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास हेतु ही कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रिपल आर एल एफ जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वह किसके लिए कार्य करता है, किस प्रकार के पुस्तकालय की को बढ़ावा देता है, तो वह है सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, और इसके द्वारा ट्रिपल आर एल एफ के द्वारा DYRC को बढ़ावा दिया गया है जिसे डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर कहते हैं, ताकि यूथ जो है वह लाइब्रेरी को समझे और लाइब्रेरी को विकास हेतु तत्पर रहे, उसके लिए कार्य करे। राज्य सरकार के सहयोग से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रगति और योजना बनाकर ग्रंथालय आंदोलन को बढ़ावा देना यह ट्रिपल आर एफ के प्रमुख कार्य है। इसी के का कारण है कि भारत में जितने भी अभी टोटल कुल 20 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाया गया है। सर्वप्रथम तमिलनाडु में 1948 में बनाया गया था, फिर 1960 में कर्नाटका, 1965 में तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, फिर 1967 महाराष्ट्र और 1967 के बाद 1979 में कोलकाता द्वारा लाइब्रेरी अधिनियम पारित किया गया था। 1979 के बाद अगर हम लोग बात करें तो
1988 में मणिपुर, ठीक है, 1989 में, 1993 में गोवा और मिजोरम। फिर इसके बाद में बिहार की बात करें तो बिहार में 2008 ईस्वी में बिहार में भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित किया गया था। उसी प्रकार यूपी की बात करें तो 2006 ईस्वी में, और गुजरात और उड़ीसा की बात करें तो 2001 ईस्वी में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित किया गया था, जिसमें ट्रिपल आर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इन तथ्य को याद रखेंगे आप सभी। सार्वजनिक पुस्तकालय को तकनीकी सहायता प्रदान करना ट्रिपल आर के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ग्रंथालय सेवा केंद्र की भी स्थापना करना ट्रिपल आर के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। और ट्रिपल आर द्वारा न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अक्सर आप सभी याद रखेंगे जो ट्रिपल आर का जो मुख्य उद्देश्य है वह जो है वह है भारत में जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उसको बढ़ावा देना, उसके विकास के लिए तत्पर कार्य करना, अनुदान देना। ट्रिपल आर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसके अनुदान में जो है विकसित जो राज्य है उसको 50-50% यानी 50% ट्रिपल आर द्वारा और 50% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। 90:10 जो ईस्ट में है, जो कि हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब जो राज्य हैं उसमें क्या आती है कि अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसमें क्या है कि 90% जो सहायता है वह ट्रिपल आर के द्वारा प्रदान किया जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, और 10% जो होता है वह वहाँ की जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकार होती हैं अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार होती है, तो उसके द्वारा वहन किया जाता है। और एक है 60:40। 60:40 में क्या है कि वैसे विकासशील राज्य जिसके सार्वजनिक पुस्तकालय के मतलब विकास हेतु 60% की जो राशि होती है वह ट्रिपल आर के द्वारा उठाया जाता है, और 40% की जो राशि का वहन होता है वह उस राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात है कि जो ट्रिपल आर का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं राज्य सरकार में या राज्य में या पूरे इंडिया में, उनके विकास हेतु तत्पर रूप से कार्य करना, उसके लिए उसको सहायता प्रदान करना और उसको संघों का अनुदान प्रदान करना, ये सभी कार्य ट्रिपल आर के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। ट्रिपल आर का कुछ कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स छूट गया है, जैसे ट्रिपल आर के जो उद्देश्य में है ना, ट्रिपल आर न्यूज़लेटर तो किया जाता है, साथ ही डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया का भी प्रकाशन ट्रिपल आर के द्वारा किया जाता है। यहाँ मैं लिखवा देता हूँ डायरेक्टरीज। साथ में टैगोर बिब्लियोग्राफी अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो वह ट्रिपल आर के द्वारा ही किया जाता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी याद रखेंगे। तो टैगोर बिब्लियोग्राफी का किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है तो ट्रिपल आर द्वारा किया जाता है। अब ट्रिपल आर के कुछ कार्य हम लोग देखेंगे, जिसमें तो एक होता है पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना, जिसमें आता है एक आता है मैचिंग असिस्टेंट और दूसरा आता है फुल असिस्टेंट। तो मैचिंग असिस्टेंट के अंतर्गत क्या आता है और फुल असिस्टेंट के अंतर्गत क्या आता है, तो ये चीज़ें आप सभी लोग समझेंगे। पुस्तकालयों की सहायता जो कि ट्रिपल आर के द्वारा की जाती है, और कैसी पुस्तकालय, तो पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, इस चीज को याद रखेंगे। अब मैचिंग असिस्टेंट के बारे में आप सभी इन तथ्यों को याद करेंगे, जैसे कि नए ग्रंथालय खोलना है, देहाती पुस्तक केंद्र चलाने के लिए जो है मोबाइल लाइब्रेरी सेवा प्रदान करना है, अथवा बाल पुस्तकालय खोलना है, चाहे डीवाईआरसी का निर्माण करना है, अथवा जिला स्तर अथवा उसके नीचे जो जिला स्तर होते हैं उस पे जो है सार्वजनिक पुस्तकालय का बढ़ावा देना है, तो उसके लिए मैचिंग असिस्टेंट के अंतर्गत आती है। अच्छा, और फुल असिस्टेंट के बात की जाए तो ये जो है ये केंद्रीय स्तर के जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय होती है, उसके विकास हेतु जो कार्य किया जाता है, जिसमें कि होता है कि केंद्रीय अनुदान से चलने वाली जो पुस्तकालय है उसको सहायता प्रदान करना, बाल पुस्तकालय को बढ़ावा देना, बाल पुस्तकालय जो चलाया जाता है उसको बढ़ावा देने हेतु, तो इसमें जो होता है वो फुल असिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय क्रय के माध्यम से राज्य
जो होती है वह केंद्रीय पुस्तकालय एवं जिला स्तर के पुस्तकालय को पुस्तक की सहायता एवं जिला स्तर के पुस्तकालयों को पुस्तक की सहायता प्रदान करती है। तो वह फुल असिस्टेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। और मैचिंग असिस्टेंट बता दिए। और इसके अंतर्गत क्या है, तो बाल भवन का निर्माण हो गया, डीवाईआरसी का गठन करना हो गया, अथवा वर्कशॉप सेमिनार अथवा पुस्तक प्रदर्शनी जैसे लग गया तो उस प्रकार की सहायता करना, तो वह जो है वह मैचिंग असिस्टेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब पुस्तकालय संघों को अनुदान, यह भी ट्रिपल आर का कार्य है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी राज्य पुस्तकालय संघ है, जैसे कि मैंने बताया कि 1948 तमिलनाडु, फिर मैंने बताया कि 1967 महाराष्ट्र, फिर बताया 1965, फिर मैंने ये भी बताया कि उड़ीसा, गुजरात, जो कि 2001 ईस्वी में इसका लाइब्रेरी एसोसिएशन बना, फिर 2008 ईस्वी में बिहार की बात करें। ऐसे मैंने पिछले जो क्लास है मेरा प्रथम या द्वितीय क्लास देखिएगा, तो उसमें मैंने जितने भी लाइब्रेरी संघ जिसमें मैंने लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया है, तो वहाँ ये सभी चीज़ें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। तो जितने भी पुस्तकालय संघ है यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, राज्य स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पे हो, उसे अनुदान यानी समय समय पे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन पुस्तकालयों का विकास हो सके। तो यह ट्रिपल आर एल एफ के कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, ठीक है। पुस्तकालय अधिनियम, तो पुस्तकालय अधिनियम को लागू करवाने में ट्रिपल आर एल एफ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चीजें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप सभी को। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनाना, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति अगर पूछा जाए तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो सर्वप्रथम इसे आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर बीपी बीपी बरुआ, इसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर बीपी बरुआ की अध्यक्षता में ट्रिपल आर एल एफ ने 1981 ईस्वी में एक कार्यकारी दल का गठन राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप बनाने के लिए किया था। तो आशा करता हूँ इन चीजों को आप सभी याद रखेंगे। इसी के फलस्वरूप जो है नेपलिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, NAPLIS, नेपलिस पढ़ा होगा। इसका इसी के फलस्वरूप जो है नेपलिस है, उसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ट्रिपल आरएलएफ द्वारा जो है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया और टैगोर बिब्लियोग्राफी न्यूज लेटर का प्रकाशन नियमित तौर पर किया जाता है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताए हैं। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स में हम लोगों ने आज पढ़ा, इफ्ला के बारे में पढ़ा, फिर से उसके बाद हम लोगों ने यूनेस्को के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रिपल आरएलएफ के बारे में पढ़ा। और एक बार पुनः हम लोग ट्रिपल आरएलएफ का रिविजन कर लेते हैं। ट्रिपल आरएलएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन होती है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 22 मई 1972 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसकी जो क्षेत्रीय कार्यालय है मेन, वह है साल्ट लेक कलकत्ता में है। ट्रिपल आरएलएफ के अध्यक्ष अगर पूछ दी जाए कि कौन होते हैं, तो वह संस्कृति मंत्री होते हैं अथवा इसके प्रतिनिधि होते हैं। और इसके एक कार्य समिति होती है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। आपको पूछ दी जा सकती है परीक्षा में, आपसे पूछ देंगे कि ट्रिपल आरएलएफ में की कार्य समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन दे देंगे 19, 20, 21, 22, 24, नॉन ऑफ दीज। तो 22 सदस्य होते हैं, इसे याद रखेंगे। ट्रिपल आरएलएफ का जो पंजीकरण हुआ है वह वेस्ट बंगाल सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा हुआ है। इसकी वित्तीय सहायता जो है वो भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और यह सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास हेतु तत्परता से कार्य करती है, ठीक है। ट्रिपल आरएलएफ के उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका उद्देश्य है डीवाईआरसी यानी डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर को बढ़ावा देना, राज्य सरकार के सहयोग से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय को प्रगति योजना बनाकर ग्रंथालय आंदोलन को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक पुस्तकालय को तकनीक की सहायता प्रदान करना और ग्रंथालय सेवा केंद्र की भी स्थापना करता है। इसके द्वारा ट्रिपल आरएलएफ न्यूज लेटर और डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया का प्रकाशन किया जाता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी का भी निर्माण किया गया है। ये मैंने बताया कि किसे कितने परसेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जो विकसित राज्य होते हैं जैसे कि केरल वगैरह, तो उसमें 50-50% रहती है। 50% ट्रिपल आरएलएफ सहयोग करती है और 50% वो राज्य सरकार वहन करती है सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में। 90-10 रेशियो जो है वह जो पूर्वी क्षेत्र राज्य है
उनके लिए 90% की जो राशि होती है वह ट्रिपल आरएलएफ द्वारा वहन की जाती है, और 10% की जो राशि है वह उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन किया जाता है। 60-40 रेशियो की बात करें तो जो विकासशील राज्य होते हैं या जो पिछड़े हुए राज्य होते हैं, जिसमें कि बिहार भी एक है, तो उसमें जो है 60% जो सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वह जो है ट्रिपल आरएलएफ द्वारा की जाती है, जबकि 40% जो की राशि होती है वह उस राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिपल आरएलएफ के कार्यक्रम, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मैचिंग असिस्टेंट एक होती है और एक फुल असिस्टेंट होती है। तो जो जिला स्तर पे होती है अथवा जो बाल ग्रंथालय वगैरह खोलने पुस्तकालय और DAYRC जो है उसका निर्माण वगैरह के लिए वह मैचिंग असिस्टेंट के द्वारा आती है। इसके द्वारा वर्कशॉप, सेमिनार और पुस्तक प्रदर्शनी की सहायता की जाती है, ठीक है। और इसमें जो है फुल असिस्टेंट में वो केंद्रीय स्तर की पुस्तकालय जो कि जिला स्तर तक पहुंचाई जाए उसके लिए सहायता प्रदान की जाती है। फिर से केंद्रीय अनुदान से अनुदान से जो पुस्तकालय चलती है उसके लिए सहायता प्रदान की जाती है, वो फुल असिस्टेंट के अंतर्गत आती है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे। अथवा कुछ स्वैच्छिक संस्थान होती है जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है, तो वह फुल असिस्टेंस के अंतर्गत आती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पुस्तकालय संघों को अनुदान, यानी पुस्तकालय संघ बनाया गया और उसको अनुदान चलाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन बना तो उसको चलाने के लिए अनुदान की राशि चाहिए, तो वह ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। फिर पुस्तकालय अधिनियम बनाने में ट्रिपल आरएलएफ का योगदान रहता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जिस प्रकार से यूनेस्को का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, यानी कि वह सभी देशों को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में, उसी प्रकार ट्रिपल आरएलएफ का जो है रोल जो है वह इसी के समकक्ष है। और यह जो है भारत में, यानी भारत सरकार द्वारा, यानी भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास हेतु ट्रिपल आरएलएफ कार्य करती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का डॉक्टर DP बरुआ की अध्यक्षता में किया गया 1981 में, और इसी का ही निष्कर्ष था कि डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय द्वारा नेपलिस की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। ट्रिपल आरएलएफ द्वारा डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया और टैगोर बिब्लियोग्राफी और न्यूज लेटर का प्रकाशन नियमित तौर पर किया जाता है। तो याद रखेंगे ट्रिपल आरएलएफ द्वारा डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी और न्यूज लेटर का प्रकाशन नियमित तौर पर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना हम लोगों ने ट्रिपल आरएलएफ के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे इस क्लास में IAS LIC के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम IAS LIC की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। और IAS LIC की जो स्थापना हुई थी वह डॉक्टर SL होरा के द्वारा 3 सितंबर 1955 ईस्वी में किया गया था। तो इस डेट को आप सभी याद रखेंगे। और कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में IAS LIC की स्थापना की गई थी। IAS LIC संघ की स्थापना डॉक्टर SL होरा द्वारा 3 सितंबर 1955 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। इन तथ्य को याद रखेंगे। और IAS LIC की जो होता है एक सामान्य परिषद होता है जो कि 2 वर्षों के लिए होती है। उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होता है और एक सामान्य सचिव होते हैं। एक कोषाध्यक्ष होता है, 2 संयुक्त सचिव होता है, 2 सहायक सचिव होता है और एक ग्रंथालय अध्यक्ष होता है तथा 20 काउंसिल सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो IAS LIC की एक सामान्य परिषद है उस जो कि 2 वर्षों के लिए चुनी जाती है, ये फैक्ट्स है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सामान्य सचिव होते हैं, एक कोषाध्यक्ष होते हैं, 2 संयुक्त सचिव होते हैं तथा 2 सहायक सचिव एवं एक ग्रंथालय अध्यक्ष, साथ ही 20 काउंसिल सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। इसकी इसके प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो प्रधान कार्यालय जो IAS LIC की है वह कोलकाता में स्थित है, ठीक है। IAS LIC के प्रमुख प्रकाशन की अगर बात करें तो IAS LIC के द्वारा जो है वह बुलेटिन का प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जाता है। IAS LIC द्वारा IAS LIC बुलेटिन का प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जाता है। आपको परीक्षा में पूछ दी जाएगी कि IAS LIC का जो प्रकाशन होता है
वह किस रूप में किया जाता है, तो त्रैमासिक उसकी आवृत्ति पूछी जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो वह त्रैमासिक रूप से किया जाता है, यानी कि 3 महीनों में एक बार जो है IAS LIC की बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। वहीं हम लोग IAS LIC न्यूज लेटर की बात करें तो IAS LIC न्यूज लेटर जो है वह मासिक रूप में प्रकाशित किया जाता है, यानी कि मंथली प्रकाशन इसका होता है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम लोग IL इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि ILSA जिसे हम लोग कहते हैं ILSA, वह वार्षिक रूप से इसका प्रकाशन IAS LIC द्वारा किया जाता है। तो इन तथ्यों को आप सभी याद रखेंगे। आगे है 2012 से जो है, हाँ, तो 2012 से जो है वह रिसर्च इन प्रोग्रेस जिसे हम लोग RIP कहते हैं, इसका भी प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो IAS LIC द्वारा। तो परीक्षा में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछी जाएगी कि क्वेश्चन पूछी जाएगी आपसे कि IAS LIC जो बुलेटिन है, IAS LIC बुलेटिन, उसका प्रकाशन की आवृत्ति क्या होती है। तो आप सभी बताएंगे कि उसकी जो आवृत्ति होती है वो त्रैमासिक रूप में होता है। वहीं पूछ दी जाएगी आपसे कि IAS LIC न्यूज लेटर की आवृत्ति क्या होती है, तो वह मासिक रूप में होती है। वही आपसे पूछ दिया जाए कि ILSA जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो वह हो जाएगी एनुअली, यानी वार्षिक रूप से। रिसर्च इन प्रोग्रेस की बात करें तो इसका नियमित प्रकाशन IAS LIC द्वारा 2012 ईस्वी से की जा रही है। तो IAS LIC के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो IAS LIC है तो उसका फुल फॉर्म होता है दी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी स्थापना जो होती है डॉक्टर इसएल होरा द्वारा 3 सितंबर 1955 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। इसकी जो सामान्य एक परिषद होती है जो कि 2 वर्षों के लिए चुनी जाती है, जिसमें कि एक अध्यक्ष होते हैं, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सामान्य सचिव होती है, एक कोषाध्यक्ष होते हैं, 2 संयुक्त सचिव होते हैं, 2 सहायक सचिव, एक ग्रंथालय अध्यक्ष और 20 काउंसिल सदस्य का चुनाव किया जाता है। फिर इसकी कुछ प्रमुख प्रकाशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे जो IAS LIC है उसके द्वारा कुछ प्रमुख अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। और कौन कौन से अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, तो IAS LIC के द्वारा जो है वह बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड प्रदान किया जाता है। और यह अवार्ड जो है 2008 ईस्वी से राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पे प्रोफेसर परवीर राय चौधरी और उनकी जो पत्नी है उनकी नाम है अमिता राय चौधरी, अमिता राय चौधरी, इनके द्वारा एक फंड ट्रस्ट चलाया जाता है जो कि नाम है परवीर राय चौधरी और अमिता राय चौधरी मेमोरियल फंड ट्रस्ट, इसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है। और IAS LIC बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड 2008 से प्रदान की जा रही है। इस फैक्ट्स को याद रखेंगे सभी। फिर हम लोग देखेंगे कि IAS LIC बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड प्रदान किया जाता है, जो कि लिस्ट टीचर के अवार्ड है। और यह 2008 ईस्वी से सत्यवती और प्रोफेसर AN राजू द्वारा प्रायोजित प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि IAS LIC बेस्ट लिस्ट टीचर, तो यह हो जाएगा परवीर राय चौधरी और अमिता राय चौधरी। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि IAS LIC बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड, तो यह हो जाएगा सत्यवती और प्रोफेसर AN राजू द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, और दोनों का ही जो अवार्ड है वह 2008 ईस्वी से दिया जा रहा है। तो ईयर भी आप सभी याद रखेंगे। और यह IAS LIC के द्वारा दिया जाता है। फिर SM गांगुली IAS LIC अवार्ड जो है यह 1993 ईस्वी से लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर यानी कि पूरे वर्ष के दौरान जो बेस्ट लाइब्रेरियन होते हैं उसके लिए प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। और यह जो है SM गांगुली द्वारा प्रायोजित किया जाता रहा है, किया जाता है। ठीक है, फिर है IAS LIC रंगनाथन मेडल अवार्ड, यह भी IAS LIC राष्ट्रीय स्तर पर
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछी जाती है कि ISLIC द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए कौन सी अवार्ड दी जाती है। ऑप्शन यही चारों रह जाएंगे, मीता राय चौधरी, फिर परवीर राय चौधरी, सत्यवती और प्रोफेसर AN राजू, SM गांगुली और ISLIC रंगनाथन मेडल अवार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ISLIC रंगनाथन मेडल अवार्ड। तो इसी प्रकार से 4 या 5 प्रश्न इससे पूछ सकते हैं आपसे परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। एक प्रश्न तो अवश्य पूछी जाती है ISLIC से संबंधित, एक तो मिनिमम होती है, 2, 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी अच्छे से पढ़िएगा। और पुनः आग्रह है एक बार आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है अभी तक तो एक बार अवश्य करें। उससे क्या होती है कि हमारी मनोबल बढ़ती है और आप सभी के लिए फिर अगला क्लास लाने के लिए मन में उत्सुकता जागृत होती है। तो ISLIC रंगनाथन मेडल अवार्ड जो है वह ISLIC द्वारा प्रदान किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर की अवार्ड है और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। क्लास आज का यहीं समाप्त होता है और इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने IFLA के बारे में पढ़ा, यूनेस्को के बारे में पढ़ा, फिर IIIF के बारे में पढ़ा और उसके बाद ISLIC के बारे में हम लोगों ने महान रूप से अध्ययन किया। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग जो है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन टॉपिक पढ़ेंगे, लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ेंगे जिसमें बाद में उसका नाम जो स्लिप हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे, लीजा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट और फेसेट पब्लिशिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग एस्लिप के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स के बारे में पढ़ेंगे। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1909 यानी 1909 ईस्वी में हुई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रमुख कार्य क्या है और इसका लाइब्रेरी साइंस में क्या योगदान रहा है, ये सभी पढ़ेंगे। फिर हम लोग UGC के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, और पढ़ेंगे कि UGC को जो विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय होते हैं उसके विकास में क्या क्या भूमिका होगी रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कैसे हुई थी। फिर हम लोग FID के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग अधिक से अधिक चाहेंगे कि इनमें से जितने भी टॉपिक्स हो उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। आप देख ही रहे होंगे कि क्लास कितनी अच्छी है और कितनी मेहनत से मैंने आप सभी के लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार कर कर लाया हूँ। शेयर करना तो भूलें ही नहीं और लाइक अवश्य करें।